कहानी की शुरुआत में हमें एक गुप्त टापू दिखाया जाता है जहां पर कई सारे आर्मी के हेलीकॉप्टर द्वीप पर उड़ते हुए आ पहुंचे। आते ही उन्होंने पूरे द्वीप पर बिना सोचे समझे बमबारी शुरू कर दी। उन्हें जरा भी अंदाज नहीं था कि ऐसा करना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। तभी अचानक एक बड़ा पेड़ सामने से उड़ता हुआ आया, जिससे दोनों सैनिक हेलीकॉप्टर के साथ वहीं ढेर हो गए। इसी दौरान दूसरे सैनिकों पर भी किसी अनजान चीज ने हमला कर दिया। मौत को सामने पाकर उन्हें एक विशाल आंख घूरती दिखी। उसने हेलीकॉप्टर को अपने हाथ में पकड़ लिया और गुस्से में अपना बड़ा मुंह खोलकर एक सैनिक को जिंदा निगल लिया। सैनिक इतने डर गए कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। असल में ये यहाँ का रक्षक किंग कोंग था और इसी की तलाश में ये लोग इस रहस्य से भरे टापू पर आए थे। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले का दृश्य दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि काफी लोग मोनार्क के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। सभी लोगों के सामने जब इस चीज का खुलासा हो चुका होता है कि अब हमारी पृथ्वी पर भी बड़े बड़े जाइंट यानी कि टाइटन्स घूम रहे हैं। मोनल ऑर्गेनाइजेशन को सिचुएटेड इसलिए किया गया था ताकि वो बड़े जाइंट का पता लगा पाए और उनका खात्मा कर पाए, और सभी लोगों की सेफ्टी का जिम्मा मोनार्क पर ही था। लेकिन असल में हुआ इसका उल्टा था। मोनार्क पर सभी लोग इस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे और सभी एक तरीके से चाहते थे कि मोनार्क बंद करा दिया जाए। उसी समय हम देखते हैं मोनार्क में काम कर रहे बिल, जो कि वहां पर किसी से मिलना चाहते हैं। बिल के मिलने का कारण ये होता है कि अब वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे यूएस गवर्नमेंट से परमिशन तो चाहिए थी, साथ में इस चीज का अप्रूवल भी चाहिए था कि मुनार अगर इस पर काम करें तो ये बिल्कुल एक लीगल काम हो। यूएस गवर्नमेंट इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर देती है। तब बिल उन्हें समझाते हैं कि ये किसी भी तरीके से एक वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होने वाला है। अगर उस आइलैंड पर हम लोग जाएंगे तो वहां पर होने वाली रिसर्च हम लोगों को फायदा देगी। आने वाले 3 दिन के अंदर वहां पर रशियन पनडुब्बी पहुंच जाने वाली है। इस आइलैंड के बारे में अभी तक किसी को भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ना तो ये मैप में आता है और ना ही किसी दूसरे रडार ने उसे अभी तक चेक किया है। अगर आप चाहे तो ये यूएस को पहला कदम मिल जाएगा उस आइसलैंड पर जाने का और साथ साथ बड़े से रिसर्च करने का। आखिरकार वो यूएस गवर्नमेंट के उस आदमी को मना ही लेते हैं। इसके साथ ही बिल उसे आर्मी के लिए भी बना लेता है कि उसे आर्मी की एक टुकड़ी लगेगी उस बड़े से आइसलैंड पर जाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं आर्मी के कुछ सोल्जर्स जो कि ऑलमोस्ट अपने छुट्टियों पर जाने ही वाले होते हैं। तभी उनके पास में एक न्यू प्रोजेक्ट आ जाता है और वो न्यू प्रोजेक्ट उसी आइसलैंड का होता है जहां पर बिल उन्हें लेकर जाना चाहते हैं। इन सब का कमांड कर रहे होते हैं बेकर्ड। अब बिल को अपने साथ में ले जाने के लिए उस आइसलैंड पर चाहिए अलग अलग तरीके की स्पेशलिस्ट। इसीलिए वो शुरू हो जाता है उनकी खोज में। सबसे पहले वो ढूंढता है एक खोजी को जो कि होता है रास्ता बताने में माहिर। एक तरीके से ये जो पर्सन अभी ढूंढा जा रहा है इसका पास्ट यूएस गवर्नमेंट की नेवी से ही जुड़ा होता है, यानी ये भी एक तरीके से आर्मी का हिस्सा ही होता है। अब तो वो काम ही छोड़ चुका होता है और काफी एक्सपीरियंस के बाद वो एक बहुत ही बेस्ट खोजकर्ता बन जाता है, यानी कि रास्ते दिखाने वाला। बिल उसे ढूंढ लेता है और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा ऑफर देता है अपने साथ चलने के लिए। जेम्स उसे कहीं ना कहीं पागल समझता है और कहता है कि अगर हम वापस आ गए तो मैं तुमसे इसका 5 गुना दाम ज्यादा लूंगा। उस मिशन पर जाने के लिए वहाँ पर एक फोटोग्राफर की भी जरूरत होती है, तो वहाँ हम मिलते हैं मेशन से। कमांडर वहाँ एक लड़की को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अब सारी फौज एक जगह इकट्ठा हो चुकी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक फौज होती है नेवी की, दूसरी टुकड़ी होती है आर्मी की, यानी कि उसमें होते हैं सेफ्टी के लिए कुछ सोल्जर्स। उन सबको बताया जाता है कि आप लोगों के सामने ऐसा आइसलैंड होगा जिसके बारे में आज से पहले ना तो कभी किसी ने सुना है ना कभी किसी ने देखा है। हम लोग उस जमीन के नीचे देखना चाहते हैं कि आखिर उस जमीन के नीचे क्या हो सकता है। इसीलिए हम उसके ऊपर सबसे पहले साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डालेंगे और वो जब वहाँ फटेंगे और वहाँ हम होने वाली हलचल को रिएक्टर पर देख पाएंगे। इसके साथ ही वहाँ पर मिलने वाली हर बायोलॉजिकल चीज पर हम लोगों को ध्यान रखना है ताकि आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही अच्छा सौदा हो। साथ साथ उन्हें ये भी बताया जाता है कि ये इस तरह का आइसलैंड है जहां पर जाने के बाद में हम सभी लोगों का संपर्क बाकी सभी लोगों से छूट जाएगा, यानी कि हम किसी भी तरीके से बाकी किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वहां से निकलने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा। आने वाले 3 दिन बाद नॉर्थ पोर्ट पर हमारे लिए मदद भेजी जाएगी। जो भी जिंदा बच जाएगा वहां तक पहुंचकर वापस अपने घर जा सकता है। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक बार के लिए सोचते हैं कि ऐसी बात क्यों कही गई है। वहाँ पर सभी के सवाल भी होते हैं कि आखिर हम वहाँ ढूंढने के लिए क्या जा रहे हैं, क्या वहाँ किसी चीज की रिसर्च होने वाली है या वहाँ कोई चीज मिलने वाली है। सभी अपना अपना सामान पैक करते हैं और बड़ी सी शिप के अंदर सवार हो जाते हैं। उस 1973 में चलने वाले टिप पर बाकी सभी सोल्जर्स होते हैं। सभी अपने अपने मस्ती में मग्न होते हैं। सभी उस खूबसूरत समुद्र का नजारा ले रहे होते हैं और काफी खुश होते हैं। इन सारी चीजों को मेशन अपने कैमरे में कैद कर रही होती है। कुछ समय बाद में बिल और पेकर्ड को बुलाया जाता है
और कहा जाता है कि हम आगे की जर्नी अब और तय नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा। उसके कारण पूछने के बाद बताया जाता है कि आगे बहुत ही बड़ा तूफान है और हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं। अगर हम इसके आगे जाएंगे तो शायद ही हम बच पाएंगे और ये रिसर्च हम आगे भी जारी कर सकते हैं। तब बिल उसे कहते हैं कि मैं ये मौका अब आगे नहीं छोड़ सकता, मैंने ये मौका बहुत ही मुश्किल से पाया है और मैं यहाँ से जाकर ही रहूंगा। साथ साथ वो पैकर्ट को एक ये बात भी बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे सारे जवान किसी भी तूफान से लड़ सकते हैं, तो क्या तुम चलना चाहोगे? ये एक तरीके से ईगो वाली बात हो जाती है। पैकर्ट चाहकर भी मना नहीं कर पाता है। काफी सारे चौपर तैयार होना शुरू हो जाते हैं और लोग धीरे धीरे करके उन चोपर में बैठना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में ये चोपर उसी तूफान के सामने आ खड़े होते हैं और उसके अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद भी चोपर को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर बहुत ही तेज हवाएं चल रही होती हैं, तूफान होता है, बिजलियां कड़क रही होती है, लेकिन फिर भी वो चोपर की पायलट कहीं से भी पीछे नहीं हटते हैं और वो इस तूफान को पार कर ही देते हैं। वो देखते हैं एक बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल आइलैंड जो आज से पहले इन लोगों ने कभी नहीं देखा था, क्योंकि इसका नामो निशान ही नहीं था। अब यहाँ पर आर्मी अपना काम शुरू कर देती है। वो अपनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यानी कि बोम नीचे गिरा ही देती है। सारे बोम चले जाते हैं। उन घने जंगलों के बीच में, घने जंगलों में काफी जानवर होते हैं जो वो बम को देखे इधर उधर भागने लगते हैं। देखते ही देखते वो बम ब्लास्ट हो जाते हैं। अभी मुश्किल से 1 या 2 चोपर ही जमीन पर लैंड किए होते हैं और इसी के साथ में वो रिएक्टर्स भी देखना शुरू कर देते हैं, यानी कि जमीन खोखली है, धरती के अंदर काफी जगह बाकी है। और तभी वहाँ आता है किंग कॉन्ग। वो वहाँ हो रहे बड़े धमाकों से बहुत ही बुरी तरीके से इरिटेट हो जाता है और वो उन सारे के सारे चोपर को एक के बाद एक तोड़ने लगता है, गिराने लगता है और फेंक देता है उठाकर, मानो कि जैसे बहुत छोटे छोटे खिलौने एक बच्चे के हाथ लग गए हों। एक एक करके सारे सोल्जर्स और उन्हें बैठे लोग मरते जा रहे होते हैं। उन सभी ने अपने जीवन में कभी ऐसा नजारा नहीं देखा होता है। वो नहीं समझ पाते हैं कि ये गोरिल्ला है या बंदर, और इतना बड़ा जाइंट क्रिएचर उनके सामने खड़ा होता है और वो सारी तबाही अपने आंखों से देख रहे हैं। पैकर्ट ये सारा सीन अपनी आंखों में इस तरीके से कैद करता है और इस तरीके का गुस्सा अपने आंखों में लिए होता है कि वो किसी भी तरीके से उस कोंग को खत्म करना चाहता है, क्योंकि बाकी जवानों को उस कोंग ने मार दिया होता है। अब सभी बचे हुए लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोंग वहाँ पर बड़ा सा रोड देकर निकल जाता है। एक दूसरे से कांटेक्ट करने के बाद में कुछ सोल्जर एक दूसरों को मिल जाते हैं और वो सभी डिसाइड करते हैं कि हम लोग नॉर्थ की तरफ चलते हैं। रास्ते में बाकी साथियों को भी ढूंढते हैं। इस भयानक हादसे को देखकर पैकर्ट तान लेता है अपनी गन बिल के सर पर कि अब आप सच सच बताइए कि आखिर आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्या आपको इसके बारे में पहले से ही मालूम था? क्योंकि पैकर्ट को मालूम होता है कि बिल मोनार्क में काम करता है। मोनार्क का काम ही बड़े बड़े जाइंट को ढूंढने का होता है। तब बिल उसे सारी सच्चाई बताता है कि आज से 30 साल पहले मैं इसी घटना से गुजर चुका हूँ। तुमने तो सुना ही होगा, 1000 लोगों से भरा शिप एकदम से गायब हो चुका था। उन 1000 लोगों में सिर्फ और सिर्फ मैं बचा था। मेरी बात किसी ने भी नहीं मानी थी। मेरी आंखों के सामने वो सभी लोग उस बड़े से दानव ने कुचल दिए थे। मेरे बहुत समझाने के बाद में भी किसी ने मेरे पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास किसी भी तरीके का कोई सबूत नहीं था। मैं यही सबूत लेने के लिए आया हूँ और तुम सब लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। अगर ये इस तरीके के बड़े बड़े जीव हमारे शहरों में आ गए तो मैं क्या, हम सभी खत्म हो जाएंगे। बस इसी चीज को साबित करने के लिए मैं यहाँ तुम लोगों को लेकर आया हूँ। पैकर्ट ये सारी बात समझ जाता है कि आखिर बिल कहीं से भी गलत नहीं है। अगर वो सबको बताना चाहता है कि ऐसे बड़े जाइंट भी एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उनका खात्मा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सभी खत्म हो जाएंगे। इधर जेम्स और मेशन सभी लोग आगे बढ़ते हैं और वो वहाँ देखते हैं तालाब के किनारे एक बहुत ही बड़ा बुल जो उनकी तरफ आ रहा होता है। उस समय सभी के सभी लोग उस पर गणतान हैं, लेकिन जेम्स उन सभी को मना कर देता है। वो देखता है कि वो बुल काफी शांत है, जरा सा भी अग्रेसिव नहीं है। अगर हम उस पर शूटिंग कर देंगे तो शायद वो अग्रेसिव हो जाएगा और हम सबको मार देगा। और हूबहू वैसा ही हुआ। वो बड़ा सा बुल उन्हें कुछ भी नहीं करता है, बहुत ही शांति से अपने रास्ते वापस चला जाता है। अब पैकर्ट अपने सोल्जर्स को लिए आगे बढ़ता है और अपने बाकी बचे साथियों को ढूंढने की कोशिश करता है। तब वो पहुंचता है एक बेम्बू से भरे फॉरेस्ट में, जहां हर तरफ बेम्बू ही बेम्बू होते हैं। तभी वो लोग पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि उसके एक साथी के मुंह के अंदर एक बहुत बड़ा पैर घुस चुका होता है। जैसे ही ये लोग ऊपर देखते हैं तो वो पाते हैं एक बहुत ही बड़ी मकड़ी जो उनके ऊपर होती है और वो उन सभी पर हमला कर चुकी होती है। इसमें से वो एक सोल्जर को अपनी जीभ से पकड़ लेती है और ऊपर खींचने की कोशिश करती है। अब वो सोल्जर अपने चाकू से काटने की कोशिश करता है और जैसे तैसे वो बच के नीचे गिर ही जाता है। सभी सोल्जर्स उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला कर देते हैं और आखिरकार वो उस विशाल मकड़ी को मार गिराते हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर एक जानवर नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं और वो भी बहुत बड़े बड़े जानवर। अब हमें दिखाया जाता है जेम्स वाला ग्रुप, वो आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी वो एक तरीके से रास्ता दिखता है, यानी कि किसी तरह के घर टाइप का। जब वो वहां जाते हैं तो उसे वहां दिखते हैं आदिवासी जो कि उस जंगल में रह रहे होते हैं।
वो सभी आदिवासी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और जेम्स के ग्रुप पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि वहां पर एंट्री होती है मर्लो की। मर्लो होता है एक पायलट जो कि 28 साल से इसी फॉरेस्ट में रह रहा होता है। पिछले 28 साल से यही मर्लो का घर था। तब मर्लो उन सभी लोगों को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि मर्लो ने इतने सालों में कभी भी कोई इंसान नहीं देखा होता है। वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों से घिरा हुआ होता है। साथ ही साथ वो इन्हीं आदि मानवों के बीच में रह रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वो सोल्जर ग्रुप में से एक सोल्जर जो कि अकेला रह जाता है, वो पानी के पास जाता है और पानी के पास जैसी जाता है तभी वो देखता है कोंग को। कोंग को देखते ही वो बहुत ही डर जाता है और एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। वो देखता है कि कोंग काफी घायल हो रखा होता है। उसके हाथ में बहुत ही बड़े बुम्बस हो चुके होते हैं। साथ ही साथ वो देखता है कि उस पानी में से एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस उस पर हमला कर देता है। कोंग उसे एक ही झटके में मार देता है और अलग अलग करके तोड़ देता है और उसे अपना खाना बना चुका होता है। वो सोल्जर ये सीन देखकर काफी घबरा जाता है। इधर मर्लो जेम्स और मिशन को लेकर बाकी सभी लोगों के साथ उसी कबीले में पहुंचता है जहां वो रह रहा होता है। वो किसी भी तरीके का कन्वर्सेशन नहीं करते हैं बल्कि अपने आई कांटेक्ट से उन्हें समझाता है कि मैं मेरे साथ में साथियों को लेकर आया हूं और वहां कबीले के लोग उन्हें रहने की परमिशन दे देते हैं। मर्लो उन्हें एक बहुत ही बड़े से शिप में लेकर आता है और उन्हें बताता है कि उसके आने से पहले यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब वो आया था उसके 10 साल पहले से ये शिप यही है। इसी शिप में ये सारे कबीले वाले लोग रहते हैं। इसी के साथ ही वो सारे लोग पत्थरों पर बनी हुई कलाकारी देखते हैं कि कैसे उन पत्थरों पर ये बना हुआ है कि ये सारे के सारे क्रिएचर्स आज से नहीं एशियन टाइम्स थे और इस पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ वही राज किया करते थे। साथ साथ उनकी लड़ाई और दुश्मनी भी देख पाते हैं उन डायग्राम के जरिए। तब मर्लो उन्हें बताता है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कोंग ही है जो कि असलियत का किंग है। वो हम सब लोगों की सेफ्टी करता है। हम सब लोग उसी के कारण आज जिंदा हैं। अगर कोंग नहीं होता तो यहाँ पर रहने वाले और खतरनाक जीव हमें अब तक मार चुके होते। मर्लो वहाँ पर रह रहे सबसे भयानक जीव के बारे में भी बताता है कि कैसे उस जीव ने कोंग की सारी फैमिली को खत्म कर दिया था। यानी कि कोंग उस पूरी फैमिली का आखिरी बचा हुआ क्रिएचर होता है। कोंग के रहने से वो क्रिएचर जमीन के अंदर ही रह रहे हैं और अगर कोंग नहीं होगा तो वो क्रिएचर सारे के सारे जमीन से बाहर आ जाएंगे। ये दिखने में कुछ छिपकली जैसे दिखते हैं क्योंकि डायनासोर और रेप्टाइल्स का मिक्सचर है। साथ साथ दूसरी तरफ जेम्स मर्लो को बताता है कि 3 दिन के अंदर नॉर्थ पोल पर हमारे लिए शिप आने वाली है और वो हमें यहाँ से ले जाएगी। तुम भी हमारे साथ चलो और हम सब लोग यहाँ से जिंदा निकल जाएंगे। तब मर्लो उनके ऊपर हंसता है और कहता है कि हम नॉर्थ पोल पैदल तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, वो काफी दूर है। तब वो बताता है कि मैंने 28 साल में यहाँ पर रहकर एक बोट बनाई है जो कि मेरे ही चोपर के टुकड़ों से बनी है। अब मर्लो का टाइम आता है उन सभी कबीले वालों को गुड बाय कहने का, जो कि एक काफी इमोशनल सीन होता है। मेशन ये सारी चीजें अपने कैमरे में कैद कर रही होती हैं। जब सभी लोगों उस बोट को ठीक कर रहे होते हैं तो मेशन वहाँ पर नेचर को क्लिक करने के लिए जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक बुल है जिसके ऊपर एक चोपर आकर गिर चुका होता है। वो बुल उस चोपर के नीचे दबा होता है, लेकिन मेशन बिना उस इतने बड़े जाइंट से डरे उसे हटाने की कोशिश और साथ ही साथ उसे बचाने की कोशिश करती है। और वहाँ हम देखते हैं कोंग को। कोंग अपने हाथ से उस चोपर को उठा फेंकता है। साथ ही साथ वो देखता है अपने सामने खड़ी मेशन को। मिशन घबरा जाती है कि शायद अब ये उसका आखिरी टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोंग उसके सामने खड़ा होता है और मेशन को देखता है कि वो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। ये चीज देखकर कोंग वापस लौट जाता है। जेम्स और बाकी ग्रुप उस बोट में सवार होता है और वो जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। इधर हम देखते हैं ग्रुप से बिछड़ा सोल्जर एक पेड़ पर बैठा होता है। हालांकि वो एक पेड़ नहीं होता है बल्कि वो भी एक तरीके से एक क्रिएचर होता है और वो डर के मारे खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि वो क्रिएचर ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है और जैसे वो पीछे मुड़ता है उसे वहीं बड़ी से छिपकली आकर खत्म कर देती है। अब बोट पर सवार सभी लोग आपस में बात कर होते हैं। तब मर्लो अपने पुराने समय के बारे में बताता है कि उसकी भी एक फैमिली हुआ करती थी। पायलट बनने से पहले ही उसकी शादी हो चुकी होती है। उसकी एक वाइफ और उसका एक बेटा भी होता है। वो अपने बेटे की शक्ल देखने से पहले ही इस आइलैंड पर फंस चुका होता है। उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बेटे को देख पाए। अगली सुबह हम देखते हैं कि बोट भी रखा फोन चलने लगता है और वहां पर बैठा एक सोल्जर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और बाय चांस पेकर्ट की टीम भी उसी टाइम कांटेक्ट कर ही लेती है और उन्हें एक दूसरे की लोकेशन के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ पता चलता है कि ये दूसरा ग्रुप अभी तक जिंदा है। इसी बीच हम देखते हैं किनारे पर बैठा उनकी टीम के एक मेंबर को उड़ने वाला एक जीव उठा ले जाता है। जैसे ही बाकी टीम उसके ऊपर हमला करने वाली होती है और हम देखते हैं कि कैसे एक एक करके सभी उसके हाथ पैर निकाल चुके होते हैं, जिससे उनका ग्रुप अपनी बोट एक किनारे पर लगाते हैं। जैसे ही वो वहां पर रुकते हैं पेकर्ट के सारे सोल्जर्स और पेकर्ट भी उन सब लोगों से आकर मिलते हैं। सभी एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं कि हाँ चलो हम लोग अब जिंदा तो है। अब वो लोग नॉर्थ की तरफ चलने का डिसाइड करते हैं कि शायद उन्हें वहां से मदद मिले और वो सब लोग वहां से निकल पाए।
तब पेकर्ट उन्हें मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मेरा अभी भी सेना का एक जवान बाकी है और मैं उसे लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तब वो बताता है कि उसका जवान है अभी वेस्ट में। मर्लो उसे बिल्कुल मना करता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो जो छिपकलियां अंदर बैठी है वेस्ट उन छिपकलियों का घर है और हम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। पेकर्ट कहता है कि जब हमने हर एक चीज से सामना कर लिया है तो फिर अभी ये क्या चीज है, हम वहाँ जरूर जाएंगे। सभी टीम आगे बढ़ जाती है और देखते ही देखते वो पहुंच जाते हैं वेस्ट में। उनके सामने होता है एक बहुत ही बड़ा खुला मैदान जिसमें रखे होते हैं बड़े बड़े जाइंट के स्कल, साथ ही में इंसानों के स्कल, यानी कि उन छिपकलियों ने जिनको भी खाया होता है उनके स्कल वहीं रखे होते हैं। वहाँ पर वो कोंग की फैमिली के स्कल भी देखते हैं जो कि इतने बड़े होते हैं जो वो कभी सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके के स्कल उन्हें अपनी लाइफ में देखने को क्या कभी मिलते। अब वो स्कल जमीन में जाने के बाद में फ्यूल में तब्दील हो जाते हैं और वहाँ पर हर एक जगह धूल से सनी होती है। देखते ही देखते वहाँ एक छिपकली भी पहुंच जाती है और स्कल को उगलने लगती है। स्कल के साथ में उन जवानों का एक लॉकेट भी देखने को मिलता है। इससे जेम्स को पता चलता है कि आखिरी सोल्जर भी खत्म हो चुका है जिसकी तलाश में हम यहाँ पर आए हैं। अब वो छिपकली वहाँ पर नहीं दिखाई देती है। इसी मौके को देखते हुए सभी उठ खड़े होते और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो छिपकली वहीं रहती है और एकदम से सभी पर हमला बोल देती है। एक एक करके वो सबको मार गिराती है। सोल्जर्स के पास में जितने भी हथियार होते हैं उनसे उसे वो मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। तभी वहां रखी जहरीले गैस के इंस्ट्रूमेंट टूट जाते हैं और उनसे निकलने लग जाती है काफी जहरीली गैस जो कि चारों तरफ फैल जाती है। और वहां पर हो रही सोल्जर्स और छिपकली के बीच की लड़ाई को उस छिपकली में आग लगाकर वो लोग खत्म करते हैं। उस छिपकली पर बहुत बुरी तरीके से आग डाली जाती है और वो छिपकली गिर के खत्म आ जाती है। उन्हें लगता है कि वो छिपकली खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो भागती हुई आती है जेम्स के ऊपर और उसी समय मेशन अपने पास पड़े लाइटर उस मिट्टी पर डाल देती है और मिट्टी होती है फ्यूल से भरी। वो छिपकली एक बहुत ही बड़े धमाके में उठ जाती है। अब बाकी बचे जितने लोगों के पास अपनी जान बची थी सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब भी पेकर्ट नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, मैं अपने जवान को लेकर ही जाऊंगा। तब जेम्स उसे बताता है कि आप गलत है, अब वो हमारे बीच में नहीं रहा है, वो भी खत्म हो चुका है। पेकर्ट को सोल्जर के पास में जाना भी नहीं था। पेकर्ट को उड़ाना था कोंग को, और वो जो सोल्जर था उसी के आसपास थे। वो सारे हथियार जो वो अपने साथ लेकर आए थे वो हथियार इतने काफी थे कि उस कोंग को उड़ा सके। जेम्स, मर्लो, मेशन सभी पेकर्ट को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम गलत हो, कोंग ही है जिसके कारण हम सब बचे हुए हैं, नहीं तो अब तक हम सब खत्म हो चुके होते उस छिपकली के कारण। तब जेम्स समझ जाता है कि पेकर्ट इस बात को नहीं मानेगा और वो कोंग को उड़ाने के लिए हथियारों को लेने के लिए जाएगा ही जाएगा। अब जेम्स कहता है कि हम बाकी बचे लोग बोट की तरफ जाते हैं और आप लोगों का वेट करेंगे। आप लोग जितना जल्द हो सके उस बोट की तरफ आ जाए। और फिर से सभी लोग दो टुकड़े में हो जाते हैं। सोल्जर्स को ना चाहते हुए भी पेकर्ट के साथ जाना पड़ता है और जेम्स बाकी बचे लोगों को अपने साथ ले जाता है। जेम्स, मर्लो, मेशन और साथ ही साथ कुछ लोग पहुंच जाते हैं घने जंगल के बीच। और अब वो कहते हैं कि यहाँ से जाने का रास्ता क्या हो सकता है, हमें नदी ढूंढनी पड़ेगी। तब जेम्स नदी ढूंढने के लिए मेशन के साथ में ऊपरी चोटी की तरफ जाने की कोशिश करता है और वहाँ हो रहे फोक के अंदर उन्हें पता चलता है कि उनके सामने खड़ा है कोंग। वो किसी भी तरह के का ऐसा मूवमेंट नहीं करते हैं कि जिससे कोंग उन्हें देखकर हमला कर दे। वो बिल्कुल नॉर्मली वहाँ खड़े रहते हैं। कोंग भी उन्हें देखता है। मेशन आगे बढ़ती है कोंग की तरफ और उसे अपने हाथ से टच करती है। ये सारी चीजें कोंग भी देख रहा होता है। कोंग उन्हें कुछ भी नहीं करता है, इवन टच भी नहीं करता है। इससे हमें पता चलता है कि कोंग इंसानों को नहीं मारना चाहता है। अगर कुछ लोग आंखें उसी के फॉरेस्ट में बम ब्लास्ट करेंगे तो उसे गुस्सा आना तो जाहिर ही था, इसलिए वो इतना एग्रेसिव हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पेकर्ट पहुंच जाता है उन हथियारों के पास में और प्लान बनाता है कि कैसे भी करके मैं इस कोंग को खत्म करके ही रहूंगा। उसका ईगो इस समय बीच में आ जाता है। उसे ये नहीं मालूम होता है कि कोंग की वहाँ गलती नहीं थी। वो बस चाहता है कि जितने लोग उसके मरे हैं उसका बदला वो कोंग से लेकर ही रहेगा। और वो लगा देता है पानी में आग और साथ ही साथ करता है कुछ ब्लास्ट। इन सबको देखकर कोंग फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसी तरफ बढ़ने लगता है। कोंग जलने की बाद में काफी वीक हो जाता है और एकदम से जमीन पर आकर गिर पड़ता है। अब पेकर्ट उसे उड़ाने ही वाला होता है कि उसी समय पहुंच जाते हैं जेम्स, मेशन, मर्लो और बाकी सभी लोग और वो कहते हैं कि हम तुम्हें इसे नहीं मरने देंगे। इसे मारना हम लोगों की सबसे बड़ी भूल होगी। अगर ये मर जाएगा तो इस जमीन में रह रहे बुरे जीव सभी के सभी ऊपर आ जाएंगे और एक बार अगर वो ऊपर आ जाए तो हम सब लोग खत्म। पैकर्ड नहीं मानता है और अभी भी अपने हाथ में डिस्ट्रॉयर लेकर रखता है। वो बटन को दबाने ही वाला होता है कि वहां पर हुई ब्लास्ट से अब जमीन में सो रही वो सबसे बड़ी जाइंट छिपकली उठ चुकी होती है और मर्लो उन्हें बताता है कि यही है जो अब तक सो रहा था जमीन के नीचे। और यहाँ हम देखते हैं इस कहानी की सबसे बड़ी फाइट,
यानी कि उस बड़ी सी लिजार्ड के बीच में और हमारे कोंग के बीच में लड़ाई। ये लड़ाई इतनी घातक होती है कि वो चलती है सुबह तक। लड़ते लड़ते पहुंच जाते हैं वो एक बड़े से मैदान में, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब इस समय मेशन जाती है ऊपरी छोर पर अपने वोट वाले दोस्तों को अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए कि अब वो बोट लेकर उनकी तरफ आ जाएं, क्योंकि तब वो भी होते हैं नदी के ही किनारे पर। इधर वो लिजार्ड कोंग पर भारी पड़ने लगती है और हम देखते हैं कि वहां पर पहुंच जाती है वो बोट, और बोट पर होती है एक बड़ी सी मशीन गन। उस लड़ाई के बीच में कोंग गिर पड़ता है एक जहाज के ऊपर, जिसमें लगी लोहे की जंजीरों से पूरी तरीके से जकड़ लिया है और कोंग उठ नहीं पाता है। उसका ध्यान भटकाने के लिए मेशन उस छिपकली के ऊपर चलाती है रेड शॉट, जिसके कारण छिपकली का ध्यान भटक जाता है। कोंग खड़ा हो जाता है एक बड़ी से लोहे की रोड की जंजीर के साथ में। उन दोनों के हुए जोरदार लड़ाई के कारण मेशन गिर जाती है पानी में। वही पीछे से वो छिपकली फिर से उसके ऊपर वार कर देती है और कोंग को अपने हाथ में चबा लेती है। कोंग अपने हाथ को गोल गोल घुमाता है उसकी जीभ पर और सीधा खींच लेता है बाहर, और इसी तरीके से उस बड़ी छिपकली का हो जाता है खात्मा। अब कोंग मेशन को बहुत ही सेफ नदी के किनारे छोड़ देता है। वहां पर जेसन उसे उठाने के लिए आ ही जाता है। कोंग बाकी बचे लोगों को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सभी अपनी बोट में सवार होते हैं और वहां से जाने की तैयारी करते हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अगर ये खबर बाहर आई तो सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे और वो कोंग को यहाँ से ले जाएंगे। जितनी ये जगह शांत है उतनी ही ये जगह डिजास्टर में बदल जाएगी, यानी कि ये जगह इतनी शांत नहीं रहेगी। सभी लोग यहाँ पर रिसर्च करने पहुंच जाएंगे। सब लोग वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हम तो नहीं बताने वाले, और आपस में यही सोचते हैं कि कोई और भी नहीं बताएगा। कोंग एक बड़े से रोर के साथ में उन लोगों को गुड बाय करता है। आगे हम देखते हैं कि मर्लो, जो कि अब 28 साल बाद में अपने घर पहुंचता है, उसे किसी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, क्योंकि आखिर कोई कितना उसका वेट कर सकता था। लेकिन वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसकी वाइफ उसे देखकर एक ही बार में पहचान जाती है। वो अपने यंग बेटे से भी मिलता है और काफी खुश होता है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इसी मूवी का पहला पार्ट देखना है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।